हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक की शुरुआत आज यानी 15 जनवरी 2024 से इसकी यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है। ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि इसके महत्वपूर्ण मुद्दे वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिनके ऊपर इन 5 दिनों में चर्चा होने वाली है। ठीक है, और साथ में हम आगे ये भी समझेंगे कि भारत और विश्व आर्थिक मंच के किस प्रकार से संबंधित है और भारत जो है किन मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला है इस मंच पर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर है क्या, यानी विश्व आर्थिक मंच जो वो क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसको देखते हैं। यह एक गैर लाभकारी यानी कि गैर लाभकारी का मतलब होता है एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढना, उन पर चर्चा करना है। तो यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके अंतर्गत वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध किया जाता है। यानी कि सिंपल साधारण शब्दों में समझे तो एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो कि वैश्विक यानी कि विश्व भर के राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी सक्सेसफुल लोगों को जो है आपस में मिलने का एक मंच प्रदान करता है, जहाँ पर वे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से इन क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, व्यापारिक समस्याएं जो है वो किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए, सामाजिक समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाए। इन सभी क्षेत्रों के अग्रणी लोग, ठीक है, नेता हो सकते हैं वो, या फिर कोई जो बिजनेस टाइकून्स हो सकते हैं, सीईओस हो सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, सक्सेसफुल कंपनीज के, वो आपस में मिलकर जो है डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, और ये सभी किस प्रकार से हम इन सभी समस्याओं का जो है हल ढूंढ पाए, उन समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो यही क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ये तो हमने समझा इसकी डेफिनेशन को। आगे देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर, कुछ तथ्यों की बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यहाँ पर आप अगर आप मैप में देखें तो जिनेवा आपको स्विट्जरलैंड के इस हिस्से में दिखाई देगा। ठीक है, पश्चिमी हिस्से में आपको जिनेवा दिखाई देगा यहाँ पर। फिर इसका जो आयोजन स्थल है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, बेसिकली स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है। दावोस क्या है, यहाँ पर एक जगह है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर इसकी मीटिंग होती है। आपको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रहा होगा। जो दावोस है वो कहाँ पे, पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जगह दाओस जो कि कहाँ पर है, पूर्वी हिस्से में है। मैप में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे है आयोजन का जो समय है, वो हर वर्ष जो है इसकी मीटिंग होती है वो कहाँ पर, दाओस में होती है, और प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो क्या है, स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष मतलब इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 24 जनवरी 1971 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, जर्मन इंजीनियर जो है क्लॉस शॉप के द्वारा की गई थी। ठीक है, जर्मन इंजीनियर क्लॉस शॉप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एक ये है, उन्होंने मंच तैयार किया जहाँ पर कि अग्रणी लोग आकर डिस्कशन करते हैं, और हर वर्ष ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्तमान में इसके क्या संबंध, क्या किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। तो यह विश्व आर्थिक मंच की 54वीं यानी 54th बैठक है, मीटिंग है। ठीक है, यह हर वर्ष होती है। इसकी जो थीम है वो क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसकी जो थीम है वो क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। हर साल कुछ ना कुछ नई थीम होती है, इस वर्ष की थीम क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, अगला क्या है, यह बैठक 5 दिनों तक चलेगी, जो हम शुरुआत में बात कर ही चुके हैं, जो आज से शुरू हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसमें लगभग 2800 से अधिक जो विश्व के अग्रणी नेता, नेता का मतलब यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से नहीं है बल्कि ऐसे बहुत से लोग जो कि अपने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो है सक्सेसफुल रहे हैं, और अभी अभी बड़ी बड़ी कंपनीज का नेतृत्व कर रहे हैं, सीईओ है, या फिर किसी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, मंत्री है। तो वे सभी लोग मिलकर 2800 से लगभग ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है कि 60 से अधिक राष्ट्रों के प्रमुख शामिल होंगे। प्रमुख यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो रही है। 60 से अधिक पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर देशों के, 60 से अधिक देशों के पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर शामिल होंगे। ठीक है, ये तो रही हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ पर होने वाला है 54वीं बैठक बैठक के अंदर। ठीक है, अब हम उन मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस बैठक के अंदर जो है, जिनके ऊपर चर्चा होने वाली, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है एआई से संबंधित, यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से
हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है और हम कहें कि ये अभी शुरुआती दौर में ही है और शुरुआती दौर में ही इसके इतने ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा हमें खतरे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कि इस पर चर्चा करना हर एक मंच पर जो है अब महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है? तो एआई एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा इस मीटिंग का। साथ ही इसमें जो है जागरूकता किस प्रकार से फैलाई जाए लोगों के बीच ताकि वो एआई के संभावित खतरों को कम कर सके। ठीक है, वो कौन-कौन से खतरे हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एआई के आपने हाल-फिलहाल में कई ऐसे केसेस देखे होंगे, डीप फेक से संबंधित कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर हूबहू किसी इंसान के जैसा ही दूसरा इंसान जो है बना दिया जाता है एक वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है? और उसके जैसी आवाज़, उसके जैसा फेस, उसकी जैसी बॉडी इस तरीके से उसको क्रिएट कर दिया जाता है। तो एक तरीके से ये डीप फेक रियलिटी कही जाता है इसको, ठीक है? जो है कि एआई का एक बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा क्या है, निजता से संबंधित जो खतरे एआई के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। अगला रोज़गार बड़े पैमाने पर अगर जो एआई जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इससे रोज़गार जो पारंपरिक तरीके के रोज़गार हैं, जो अभी तक चलते आ रहे हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा एआई के द्वारा, यानी कि रोबोट्स के द्वारा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे बेरोज़गारी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आती है। ठीक है? अगर हमें उसको जो है सही प्रकार से उसको हैंडल नहीं किया गया तो। अगला क्या खतरा है एआई का हमें दिखता है कि उत्तरदायित्व हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर पाते कि जो काम किया गया है एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वो उसका जो अगर किसी के द्वारा अपराध किया गया तो उस अपराधी कौन है वास्तविक तौर पर, ठीक है? ये निर्धारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगला जो हमें कि ऑटोमेटेड हथियार जो है एआई के थ्रू जो है बड़ी पैमाने पर जो है जनरेट किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा खतरा हमें दिखाई देता है। दूसरा मुद्दा क्या है यहाँ पर रह सकता है सुरक्षा और सहयोग से संबंधित मुद्दे। किस प्रकार से विश्व के बहुत से देश यानी कि विश्व के अग्रणी देश है, विकसित देश, विकासशील देश, वो आपस में मिलकर सुरक्षा और सहयोग कर सकते हैं विभिन्न मुद्दों पर। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। अगला क्या है जलवायु से संबंधित मुद्दा। हम सभी जानते हैं कि हाल-फिलहाल में जो जलवायु से संबंधित मुद्दे हैं, उनका जो है विश्व भर में उनके ऊपर जो है चर्चाएँ बहुत तेज़ी से हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन चुका है। आपने हाल ही में जो है कॉप 28 जो सम्मेलन हुआ था दुबई में, ठीक है? उसके ऊपर जो है एक चर्चा गहन चर्चा हुई थी जलवायु से संबंधित मुद्दों पर, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन का मतलब किस प्रकार से जो पृथ्वी है उसका जो जलवायु है उसका टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है? कहीं पर कम हो रहा है। किस प्रकार से जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुँच रही है, ठीक है? इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन होता है और किस प्रकार से हम जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हार्मफुल गैसों के एमिशन को कम कर सकते हैं, उनके उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें और जीवाश्म ईंधन के विकल्प को ढूँढने का प्रयास करें, ठीक है? जो हम पारंपरिक तरीके से हम ईंधन का उपयोग करते हैं जैसे पेट्रोलियम, गैस या कोयला, ये क्या है जीवाश्म ईंधन है सारे, ठीक है? जो कि बड़े पैमाने पर जो है प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो जो है जलवायु से संबंधित मुद्दों के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर गौर किया जाए और एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जा सकती है कि करने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर इस मीटिंग में। अगला क्या है राजनीतिक प्रक्रियाओं में अधिकतम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना यानी कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनमें अधिकतम लोग जो है अपनी भागीदारी दिखाए अपनी जागरूकता को बढ़ाए और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी दे जैसे अगले कुछ महीनों में भारत यूएस इन सभी बहुत से देशों में जो चुनाव होने वाले हैं तो अधिक से अधिक लोग जो है उनमें भागीदारी दिखाए ठीक है इस पर भी महत्व ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जहाँ पर की चर्चा होगी अगला क्या है इससे संबंधित है ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने का सहयोग संक्रमण मतलब जो ट्रांजिशन है जो जीवाश्म ईंधनों से अनवीकरणीय संसाधनों से नवीकरणीय और संसाधनों की ओर बढ़ना ठीक है उस पर चर्चा की जाएगी कुछ ऐसे संगठन है जैसे G20 UN WTO ये संस्थाएं तो बनी है ठीक है लेकिन इन ये जो है ऊर्जा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है मतलब ठीक है इनके कई सारे इनके भी मुद्दे हैं लेकिन जो ऊर्जा से संक्रमण से संबंधित मुद्दे हैं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दे उन पर जितनी अपेक्षा इन जो है प्लेटफॉर्म से थी G20 UN WTO और भी कई सारी संस्थाएं जितनी अपेक्षा इनसे थी वो प्रभावी नहीं हो पाई है ठीक है अगला क्या है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा यानी कि विश्व के जो विभिन्न राजनीतिक जो लीडर्स है ठीक है पॉलिटिकल लीडर्स है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं तो इस पर जो है भारत के आरबीआई गवर्नर भी इसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं आगे हम पढ़ेंगे भारत की ओर से कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं तो रोजगार और विकास के अवसर पैदा करना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा किया जा सके और विकास के अवसर पैदा किए जा सके इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी अगला मुद्दा हमारा हो सकता है जो है रूस और यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है पिछले 2 साल से इसराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है
इनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में, 5 दिवसीय जो मीटिंग है, ठीक है? और भी कई सारे मुद्दे हैं छोटे-मोटे, लेकिन ये मुख्य तौर पर ये मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है? तो आगे हम पढ़ते हैं कि भारत और विश्व आर्थिक मंच कैसे जो है भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है इसका, ठीक है? तो भारत ने लगभग 1984-85 के आसपास जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो जो इसके जो चेयरपर्सन थे उन्होंने राजीव गांधी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और भारत इसमें शामिल भी हुआ, तो भारत इसका एक महत्वपूर्ण भागीदार तब से आज तक रहा है, ठीक है? भारत हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व के इन आर्थिक मंचों पे एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है, ठीक है? तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है इस बार, यानी कि 2024 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि क्या संभालती है, हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ठीक है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालती है कौन? स्मृति ईरानी, ठीक है? दूसरा अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है, और हरदीप सिंह पुरी, ठीक है? जो ये तीनों ही मंत्री, हरदीप सिंह पुरी कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, यानी कि इनके पास 2 मंत्रालय हैं, ठीक है? तो ये तीनों केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी, ठीक है? उनके साथ-साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें जा रहे हैं, जैसे एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? अगले क्या है? अगले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि भारत के आरबीआई गवर्नर है प्रेजेंट में, ठीक है? जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि जैसे आर्थिक मुद्दे, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। भारत का जो ओवरऑल फोकस होगा मुख्य तौर पर क्या होगा कि किस प्रकार से हम जो है आर्थिक यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ाएँ। भारत का मुख्य मुद्दा यही रहने वाला है और जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार से भागीदारी हम कर सकते हैं। भारतीय सीईओ यानी कि ये तो हमने एक मंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं, ठीक है? मुख्यमंत्री और जो आरबीआई गवर्नर, उनके साथ-साथ जो है औद्योगिक, हमने बात की थी सबसे शुरू में ही कि एक औद्योगिक मंच भी है जहाँ पर चर्चा होती है। तो भारत की ओर से बड़ी-बड़ी कंपनियों के कुछ सीईओ, बहुत से सीईओ हैं जिनमें कुछ नाम है जैसे गौतम अदानी, अदानी ग्रुप के जो है संस्थापक या हम कहें हेड सीईओ, ठीक है? संजीव बजाज, कुमार मंगलम बिरला आदि और भी कई सारे सीईओ जो इसमें शामिल होंगे, ठीक है? तो भारत इस प्रकार से विश्व आर्थिक मंच पर से संबंधित है वर्तमान में। फिर हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर साल जो है जारी की जाती है, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, दूसरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, चौथा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट्स जो है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब क्या है कि किस प्रकार से जो है जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, अनवीकरणीय स्रोतों से नवीकरणीय स्रोतों की ओर जो है पूरे जो विश्व भर के देश किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, उनका इंडेक्स क्या है, ठीक है? वो इसके ऊपर रिपोर्ट जारी होती है हर साल। अगला क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यानी कि विश्व भर में विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो प्रतिस्पर्धा है, ठीक है? कॉम्पिटिटिवनेस है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर रिपोर्ट जारी होती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, तकनीक के क्षेत्र में, ठीक है? अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से बढ़ रही है और भारत का स्थान वहाँ पे क्या है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, इनोवेशन, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट यानी कि इनोवेशन से संबंधित जो रिपोर्ट है वो भी जारी की जाती है, ठीक है? अगला क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसका जो असमानता कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, हर वर्ष ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, आपदाएँ हैं, ठीक है? जैसे विश्व भर में कई प्रकार की आपदाएँ होती है, जैसे अभी कोरोना या फिर हम कहें प्राकृतिक आपदाएँ, मानव जनित आपदाएँ। इन आपदाओं में भारत की स्थिति क्या है या विश्व के कौन से देश की स्थिति, कौन कितना प्रभावित होता है, उस आपदा से उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है हर वर्ष। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है? अगला क्या है? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, किस वर्ष किस देश की जो है टूरिज्म कितना बढ़ा, कितने लोगों ने वहाँ जो है ट्रैवल किया, किस लेवल से, किस स्पीड से जो है टूरिज्म के लिए जो है व्यवस्थाएँ की जा रही है, किस प्रकार से नियम जो है को सरल किया जा रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट। तो आईएमएफ बोल रहा हूँ, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये सभी रिपोर्ट्स हर वर्ष जारी की जाती है। तो यहाँ पर हमने
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में समझा, उसके महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होने वाले हैं मीटिंग के संबंधित, भारत और विश्व आर्थिक मंच के बीच किस प्रकार से संबंध है, और ये रिपोर्ट्स हमने पढ़ी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बारे में आप इसकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में, और भी कई सारे मुद्दे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।